नमस्कार, आप सभी सम्मानित शिक्षार्थियों एवं संभावित अध्यापक और प्राध्यापकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे PSRM स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग ज्ञान से सामाजिक विकास तथा संवेगात्मक विकास पाठ के अंतर्गत संवेग का अर्थ, संवेग की परिभाषा, संवेग का वर्गीकरण, संवेग की प्रकृति और विशेषताएं और संवेग के प्रकार, हम लोग आज इस पाठ से इन टॉपिक्स को समझने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो मूल रूप से संवेग पे केंद्रित होगा। संवेग के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो हम लोग ना सबसे पहले संवेग शब्द की बात करते हैं, तो हम लोग इसे साधारण शब्द में भावना या इमोशंस कहते हैं। देखिए, हम सभी के लाइफ में हम लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ फील करते हैं। कई घटनाएं, व्यक्ति या वस्तुओं को देख के हमारी जो मनोदशाएं होती है वो परिवर्तित होती है। हम वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के अनुकूल कई बार क्रोध का अनुभव करते हैं, कई बार हर्षित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाह्य कारक के बहुत सारे ऐसे बाह्य कारक हैं जो हमारे मनोदशाओं को, हमारे आंतरिक भावों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। हम ना उन सभी कारकों के द्वारा उत्पन्न मानसिक मनोभाव, मानसिक दशा को संवेग कह सकते हैं, इमोशन कह सकते हैं। अगर हम लोग संवेग शब्द के उत्पत्ति की बात करते हैं तो संवेग शब्द को हम लोग अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। और यह जो शब्द है अंग्रेजी का इमोशन, यह लैटिन भाषा के एमोबरी शब्द से डिराइव्ड है। एमोबरी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है उत्पन्न करना, हिलाना या झकझोर देना, जगा देना। जैसे आप नींद में सोए हो और कोई आपको जगा दे तो आप एक अलग अनुभव करते हैं। वैसे ही हम देखेंगे कि वो सारी घटनाएं जो आपकी सामान्य दशाओं को झकझोर देते हैं, आपकी जो सामान्य मनोदशा है उसको परिवर्तित कर देते हैं। ये परिवर्तन चाहे वो नकारात्मक रूप से हो सकता है या सकारात्मक रूप से हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, आप किसी चीज़ को देख के खुश हो जाते हैं, कई बार आप किसी चीज़ के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। तो दोनों दशा में आपकी जो सामान्य मनोदशा थी वो परिवर्तित हुई। तो वो घटनाएं जो आपकी मानसिक दशा को झकझोर दे, आपके मानसिक दशा को परिवर्तित कर दे, आपके अंदर क्रोध, भय या हर्ष, आश्चर्य की भावना को जगाए, तो ये सभी घटनाएं संवेग कहलाते हैं, इमोशन कहलाते हैं। यानी संवेग से हम कह सकते हैं कि संवेग से हमारा तात्पर्य उन वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों या अनुभव से है जो व्यक्ति की भावनाओं को उत्तेजित करते हो, संशोधित करते हो, परिवर्तित करते हो। ठीक है ना? देखिए, सामाजिक विकास में ना संवेग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारी जो भावनाएं होती है हमारे सामाजिक विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है या संवेगात्मक विकास है, अगर सामान्य रूप से हो रहा है तो उस बच्चे का ना सामाजिक विकास भी सामान्य रूप से होगा, ठीक होगा। अगर बच्चे का संवेगात्मक विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उसका सामाजिक विकास भी सामान्य नहीं कहलाएगा, नहीं हो सकता है। यदि संवेगात्मक विकास असंतुलित होता है ना तो फिर बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। ये ना संवेग या हमारी भावनाएं ही है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, संवेग हमें प्रेरित करते हैं। अगर हमें किसी कार्य को करने में खुशी मिलती है तो हम उस कार्य को बार बार करना चाहते हैं। उस कार्य को करते हुए हम लोग उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं। जबकि किसी कार्य को करने में हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है तो हम प्रयास करने के बावजूद भी उस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारा संवेग प्रभावशाली है तो कार्य की उत्पादकता, कार्य की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। वहीं हम लोग बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में भी संवेग को महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। संवेगी बालक का जो संवेगात्मक पक्ष है वो निश्चित तौर पे उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम लोगों ने संवेग को तो समझ लिया है कि संवेग मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी अनुवाद है और इमोशन शब्द लिया गया है लैटिन भाषा के इमोवरी से, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना या जगाना। हम लोग अब ना बृहद रूप से संवेग के अर्थ और उसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए,
मनोवैज्ञानिकों ने ना सभी प्रत्यात्मक क्रियाओं का आधार संवेग को ही माना है। हम जो भी चीजें, जो भी प्रत्यय धारण करते हैं, समझते हैं, उन सब का आधार मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग ही माना गया है। और संवेग ना, आप देखोगे अभी हम लोगों ने उदाहरण लिया था कि ये बाह्य व्यक्ति, वस्तु या अनुभव स्थिति पे निर्भर करता है। तो संवेग सदैव बाह्य पदार्थ की ओर ही संकेत करते हैं, जिसे देखकर व्यक्ति उत्तेजित होता है, जिसे देखकर व्यक्ति की सामान्य मनोदशा में परिवर्तन होता है। अब हम लोग ना कुछ मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों के अनुसार संवेग की परिभाषा को समझते हुए चलते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं मैकडोगल की। मैकडोगल महोदय के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्तियों के केंद्रीय, आवश्यक और अपरिवर्तनशील आधार होते हैं। संवेग मूल प्रवृत्ति के केंद्रीय, आवश्यक और अपरिवर्तनशील आधार होते हैं। यहाँ पे हम मैकडोगल के अनुसार ये समझते हैं कि संवेग हमारे जो मूल प्रवृत्ति है, जो ओरिजिनल नेचर है हमारा, उसमें ये महत्वपूर्ण होता है, एसेंशियल होता है, और संवेग सभी में होता है। तो ये संवेग मूल प्रवृत्ति के केंद्रीय, आवश्यक और अपरिवर्तनशील आधार है। इमोशंस आर सेंट्रल, एसेंशियल एंड अनचेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स। वहीं हम लोग जर्सिल्ड की बात करते हैं, तो जर्सिल्ड महोदय के अनुसार संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। द टर्म इमोशन डिनोट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग स्टिर्ड अप और अराउज्ड इन सम वे। किसी भी परिदशा में जब आपकी भावनाएं उत्तेजित होती है, वो संवेग कहलाएगा। विलियम जेम्स की परिभाषा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो विलियम जेम्स के अनुसार संवेग की उत्पत्ति उन शारीरिक हलचलों से होती है जो कि उत्तेजना उत्पन्न करने वाली किसी वस्तु अथवा स्थिति के उद्दीपक के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होती है। यानी विलियम जेम्स ये कह रहे हैं कि संवेग ना आदमी की जो क्रियाविधि होती है, क्रियाशीलता होती है, जिससे उत्तेजना उत्पन्न हो, वही उत्तेजना संवेग की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। संवेग की उत्पत्ति उन शारीरिक हलचलों से होती है जो कि उत्तेजना उत्पन्न करने वाली किसी वस्तु अथवा स्थिति के उद्दीपक के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। तो हम लोगों ने मैकडोगल, जर्सिल और विलियम जेम्स की परिभाषा को समझा है। अगर हम लोग संवेग के बारे में आगे बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि संवेग व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। जैसे कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। इनको हम लोग आगे सकारात्मक संवेग के रूप में जानेंगे, ठीक है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे प्रेम, उल्लास, क्षमा, करुणा, ये सब ना व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या फिर सामाजिक रूप से व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाते हैं, व्यक्ति को स्वीकार्य बनाते हैं, व्यक्ति को प्रशंसनीय बनाते हैं। जबकि कुछ संवेग वैसे होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास में बाधक होते हैं। इनको हम लोग नकारात्मक संवेग कहते हैं। अतः व्यक्ति का संवेगात्मक विकास उसके अन्य विकास को प्रभावित करता है। तो हम लोगों ने संवेग शब्द के अर्थ और उसकी परिभाषा को तो समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे संवेग की प्रकृति व विशेषताएं। देखिए, संवेग की प्रकृति व विशेषताओं को हम लोग निम्न बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। सबसे पहला है मूल प्रवृत्ति से संबंध। संवेग व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों से, जो व्यक्ति का ओरिजिनल नेचर है, उससे रिलेटेड होता है। मैकडोगल ने सभी संवेग को व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से ही संबंधित बताया। जैसे आश्चर्य संवेग का संबंध जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति से होती है, वैसे ही अन्य वैज्ञानिकों ने उन संवेगों का संबंध भी मूल प्रवृत्ति से बताया जिसका जिक्र मैकडोगल ने नहीं किया, जैसे प्रेम, दया, ईर्ष्या इत्यादि। यानी संवेग की पहली विशेषता हम क्या देखते हैं कि ये आदमी के ओरिजिनल नेचर, आदमी का जो नेचर होता है, उससे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। दूसरी विशेषता हम लोग देखेंगे संवेग की, तो संवेग ना सार्वभौमिक होते हैं।
सार्वभौमिक कहने का मतलब कि सभी में होते हैं, हर जगह होते हैं। सभी छोटे बड़े प्राणी में संवेग होता है। यह किसी प्राणी में अधिक हो सकता है, किसी प्राणी में कम हो सकता है। यह किसी विशेष परिस्थिति में अधिक हो सकता है या किसी विशेष परिस्थिति में कम हो सकता है, मगर संवेग सभी प्राणियों में होता है। तो हम कह सकते हैं कि संवेग एक सार्वभौमिक अवधारणा है। हम लोगों ने संवेग की दो विशेषताएं देख ली है, मूल प्रवृत्ति से संबंध और सार्वभौमिकता। मूल प्रवृत्ति से संबंध का मतलब कि ये व्यक्ति के ओरिजिनल नेचर से रिलेटेड होते हैं, जबकि सार्वभौमिकता या यूनिवर्सलिटी का मतलब ये है कि संवेग सभी प्राणियों में होते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। ये अलग बात है कि इस अलग अलग मात्रा में ये विभिन्न प्राणियों में हो सकते हैं या विभिन्न परिस्थितियों में ये ज़्यादा या कम हो, मगर संवेग होता सभी में है। तो इसी को हम लोग सार्वभौमिकता या यूनिवर्सलिटी कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं संवेग की तीसरी विशेषता, और इसे हम लोग तीव्रता के रूप में समझेंगे। तीव्रता या इंटेंसिटी। देखिए, संवेग में जब तक तीव्रता नहीं होगी, मनुष्य संवेगात्मक स्थिति में नहीं होगा। यानी हमारा जो इमोशनल एस्पेक्ट है, संवेगात्मक पक्ष है, उसमें तीव्रता होनी आवश्यक है। संवेग की तीव्रता किसी व्यक्ति में अधिक या कम हो सकती है, लेकिन हमारा जो इमोशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंटेंसिटी होना, तीव्रता होना आवश्यक है। तो देखते हैं मानसिक परिवर्तन। संवेग की एक खासियत, एक विशेषता यह भी है कि संवेग की अवस्था में व्यक्ति में मानसिक परिवर्तन होता है। व्यक्ति के जो मानसिक पक्ष हैं वो परिवर्तित होते हैं। व्यक्ति की जो बुद्धि है, व्यक्ति का जो विवेक है, संवेग की अवस्था में वो परिवर्तित होता है। जैसे गुस्सा आने पे हम उचित या अनुचित का निर्णय नहीं ले पाते हैं, या किसी के प्रति अगर हमारे मन में दया की भावना है, करुणा की भावना है, तो हम उसकी कमियों को नहीं देख पाते। तो हम ये कह सकते हैं कि संवेग की भावना में जब संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का जो सामान्य मानसिक पक्ष है वो परिवर्तित होता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जब संवेग होता है तो व्यक्ति में कुछ शारीरिक परिवर्तन भी उत्पन्न होते हैं, कुछ शारीरिक परिवर्तन भी परिलक्षित होते हैं। संवेग उत्पन्न होते ही सभी प्राणी और व्यक्ति में कुछ शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, क्रोधित होने पे मनुष्य के आंतरिक भाग की एड्रिनल ग्रंथियों से एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, जिससे रक्त जमना शुरू हो जाता है और आदमी की थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों से स्राव होना बंद हो जाता है, जिससे आदमी की पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ खून के जमने के कारण, रक्त जमाव के कारण उसकी आंखें लाल और होठ कांपने लगते हैं। आप देखते हैं कि जैसे ही संवेग की भावना होगी, व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होता है। जैसे आप देखोगे कि अगर बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न हुआ है तो रोए खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। गुस्सा आने में व्यक्ति कांपने लगता है, थरथराने लगता है। तो ये हम कह सकते हैं कि संवेग के कारण व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। संवेग की अगली विशेषता हम लोग देखते हैं कि संवेग में दुख और सुख की अनुभूति होती है। सभी संवेग मूल रूप से भावनाओं से ही जुड़े होते हैं और भावनाएं मुख्यतः सुख या दुख से ही जुड़े होते हैं। संवेगात्मक स्थिति में मनुष्य या तो सुख की अनुभूति करेगा या दुख की अनुभूति करेगा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेम के संवेग उत्पन्न होने पर व्यक्ति खुशी का अनुभव करता है, जबकि क्रोध वाले संवेग के उत्पन्न होने पर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, दुख का अनुभव करता है, ठीक है ना। तो संवेग मूल रूप से सुख या दुख से जुड़े होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं संवेग की अगली विशेषता, क्रियाशीलता या एक्टिविटी। देखिए, संवेग उत्पन्न होने पर ना व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे गुस्सा आने पे व्यक्ति कांपने लगता है, डर की स्थिति में उसके रोए खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि एक्टिव ज़्यादा हो जाता है। तो संवेग की एक खासियत क्रियाशीलता भी है। अगली विशेषता हम लोग देखते हैं वैयक्तिकता या इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब ये है कि ये संवेग की जो मात्रा है ना, सभी व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होती है, सभी व्यक्ति में एक समान नहीं होती है। एक समान परिस्थिति में अलग अलग व्यक्तियों के संवेग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि एक हल्के मजाक पे, छोटे से मजाक पे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, जबकि उसी बात को कोई व्यक्ति हंस के टाल देता है, उसे एक नॉर्मल मजाक के तौर पे लेता है। जैसे किसी बात पे एक आदमी क्रोधित हो गया, उसी बात को दूसरा आदमी बहुत ही लाइटली लेता है, हंसी के साथ टाल जाता है।
तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही परिस्थिति में दो अलग-अलग व्यक्तियों के संवेग अलग-अलग होते हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एक ही परिस्थिति में भिन्न-भिन्न मनुष्य के जो संवेग होते हैं वो भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। जैसे किसी बीमार या अपाहिज व्यक्ति को देख के किसी के मन में किसी किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया घृणा के रूप में हो सकती है, तो किसी की प्रतिक्रिया दया या करुणा के रूप में हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक ही परिस्थिति में क्या हो रहा है, अलग-अलग संवेग हो सकता है व्यक्ति के अनुसार। तो संवेग की एक खासियत ये है कि ये विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न रूप से होते हैं, इंडिविजुअलिटी होती है। ठीक है? एक और हम लोग संवेग की खासियत देखेंगे, विशेषता देखेंगे, स्थानांतरण या ट्रांसफर। देखिए कई बार क्या होता है ना कि संवेग विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित भी हो सकते हैं। जैसे अपने पति पर गुस्सा होने पे कई बार पत्नियां क्या करती है, वो अपने बच्चों को डांटती हैं या पीटती हैं। तो पति के कारण जो गुस्से का संवेग था उसको उन्होंने स्थानांतरित किया अपने बच्चों पे। वहीं कई बार आप देखेंगे कि कोई आदमी ऑफिस में चिड़चिड़ा हो गया है, ऑफिस में बॉस की डांट सुन के आया या अपने कलीग के साथ उसके अच्छे अनुभव नहीं हुए, तो वो खींच ना अपने घर पे आके अपने बच्चों या वाइफ पे उतारता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि संवेग कुछ परिस्थितियों में ट्रांसफर भी हो सकते हैं। और संवेग की आखिरी विशेषता हम लोग समझते हैं अस्थिरता। अस्थिरता कहने का मतलब है कि संवेग के दौरान जो मनुष्य की मनोदशा होती है वो अस्थायी नहीं होते हैं, वो दीर्घकालिक नहीं होते हैं, लघु होते हैं, क्षणिक होते हैं। संवेग परिस्थिति विशेष में उत्पन्न होते हैं और परिस्थिति के समाप्ति पर धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं। जैसे बच्चे के रोने पर कई बार ना माँ क्रोधित हो जाती है, लेकिन जब बच्चा मुस्कुराता है तो माँ खुश हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि संवेग की जो भावना है, संवेग है ना, ये अस्थिर प्रकृति के होते हैं। तो हम लोगों ने संवेग शब्द के अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझ लिया। अब हम लोग ना संवेग का वर्गीकरण या संवेग के प्रकार को समझेंगे। ठीक है? देखिए मूल रूप से ना संवेग दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक संवेग, नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग वैसे संवेग हैं जिससे मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है। ऐसे संवेगों को सुखद संवेग या प्रेजेंट इमोशन भी कहते हैं, जैसे प्रेम, करुणा, उत्साह, आत्मसम्मान। ये सब सकारात्मक संवेग कहलाएंगे। जबकि नकारात्मक संवेग की बात करते हैं तो नकारात्मक संवेग वैसे संवेग है जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कुप्रभावित करते हैं। ऐसे संवेगों को दुखद संवेग या अनप्लेजेंट इमोशंस कहते हैं, जैसे घृणा, भय, क्रोध इत्यादि। तो हम लोग ना संवेग का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो रूप में करेंगे, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। हालांकि इस वर्गीकरण को भी हम लोग ना पूर्ण रूप से सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए भय को नकारात्मक संवेग माना जाता है, किंतु कुछ परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि भय ना सकारात्मक संवेग का कार्य करता है। जैसे निंदा या अपमान के डर से लोग बुरे कार्यों से दूर रहते हैं, और जब लोग बुरे कार्य से दूर रहेंगे तो उनका चारित्रिक पक्ष सबल होगा। जब चारित्रिक पक्ष सबल होगा तो वो समाज में सम्मानित होंगे, उनका सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भय जो कि नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है, उसके परिणाम सकारात्मक है। तो ये अपवाद हो सकते हैं। मूल रूप से हम लोग संवेगों को दो ही वर्ग में वर्गीकृत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने संवेग का अर्थ और परिभाषा, संवेग की विशेषताएं और संवेग का वर्गीकरण देखा। अगली वीडियो में हम लोग शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास देखिए अलग अलग अवस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास को समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वैसे साथियों के साथ ज़रूर साझा करें जिनके लिए ये उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।